आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जैक बोर्ड से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस टाइप का कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाला है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा फुल मॉडल सेट पर बेस्ड ये वीडियो होगा, जिसमें हम लोग एक मॉडल सेट उठाएंगे जिसके क्वेश्चंस को बारी बारी से एक करके उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड मॉडल सेट पे आपको इस विषय में कमांड हो जाए और आप मैट्रिक बोर्ड में इस विषय में अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग का टोटल 52 क्वेश्चंस होगा। टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स में? 52 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करना है और दिए गए 4 विकल्पों में से एक को चुनना है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 1 से लेकर के 30 तक और मार्क्स कितना का होगा? एक मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गया 30 मार्क्स। ओके। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। वो टोटल 8 क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। टोटल 8 क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 6 क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक रहेगा, तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 38 का केवल 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसमें आपको 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन में मिलेगा और टोटल 12 मार्क्स का होगा। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप यानी वो जो होगा 39 से लेकर के 46 तक होगा। इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस का आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 3 मार्क्स और टोटल हो जाएगा आपका 18 मार्क्स। नेक्स्ट जो होगा लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होगा, जो टोटल क्वेश्चन उसमें 6 होगा, बट आपको इसमें से 5 ही करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4-4 नंबर मिलने वाला है। ओके। टोटल कितना मिलने वाला है? 4-4 नंबर मिलने वाला है। ओके। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है। ठीक है। 6 क्वेश्चन है आपको 4 4 क्वेश्चन करना है इसमें आपको और टोटल 5 मार्क्स का होगा, है ना। 4 ही क्वेश्चन करना है आपको, 5 मार्क्स का होगा। टोटल 4 क्वेश्चन करना है इसमें। टोटल 6 क्वेश्चन होगा, 2 छोड़ देना है, 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है आपको और वो 4 क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा यानी 5×4 = 20 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो गया थ्योरी का आपका 80। थ्योरी में से आपको यानी कि एग्जाम लिख करके आपको टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम लिखना है और स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल मार्क्स आपका 20 ऐड होगा और कुल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पैटर्न। अब हम लोग क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करते हैं कि आखिर एमसीक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो 2-2 नंबर का होगा वो किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा उसको भी हम लोग देखेंगे अभी एक एक करके। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होगा वो जो 5 मार्क्स का होगा वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो सारा हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। साथ ही साथ अपने नज़दीकी दोस्त संबंधी रिश्तेदारों पे वीडियो को जरूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड होगा ना, 2 से 3 14, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, अब 3 से जाएगा, 3 में कम 3, 3 3 9। देयरफॉर 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में इस तरह का भी दिया हुआ रहेगा, 2 का पावर में 2 × 3 × 13। तो ये ऑप्शन में रहेगा या इस तरह का रहेगा। तो अब देखिए तो ऑप्शन में कौन सा है, 2 × 3 है, 2 × 2 3 × 13। देखिए ये वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके।
क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, हम लोग बात करते हैं। कह रहा 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, अशांत होगा, अशांत अनावृत्ति होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसमें चेक करना है हमें। तो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, है ना, उसमें हम लोग इसको जाने थे कि दशमलव कैसे निकालते हैं, दशमलव प्रसार कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है? 6/15, 6/15। तो सबसे पहले इसको हम लोग न्यूनतम रूप में चेंज कर देते हैं। काट करके इसको न्यूनतम रूप में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 3 का टेबल से। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि क्या आ गया? 2/5। अब इसका हमें क्या देखना है? हर, ये p/q के फॉर्म में आ गया है। तो q कैसा है इसका? 5⁻1 इंटू 2⁻0। ऐसा क्यों लिखे हम? क्योंकि 5 का पावर 1 यानी 5 हो जाएगा, 2 का पावर 0 मतलब 1, यानी 5 1 जा 5, यानी q में क्या है? 5 ही है ना, तो 5 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में लिख सकते हैं मतलब कि 5⁻n इंटू 2⁻n, इस फॉर्म में आया ना। तो वैसा परिमेय संख्या या वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर यानी हर 5 का पावर m और 2 का पावर n के रूप में होता है। ठीक है, या तो 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या 2 होना चाहिए, या 5 या 2 आना चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तब उसका दशमलव प्रसार हम लोग क्या लिखते हैं? शांत लिखते हैं। तो देखिए, तो इसका 5 ही है ना केवल, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। तो इतना इजी था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जो कि दशमलव प्रसार लिखने से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है। किसी बहुपद px, यानी ये px का ग्राफ है। ठीक है, तो उसका ग्राफ आकृति ये दिया हुआ है, x एक्सिस y एक्सिस, ग्राफ इस तरह से जा रहा है। तो इसमें कह रहा है बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो याद रखिएगा कि अगर x का ग्राफ है तो x एक्सिस में जितना बार वो क्रॉस किया है, x एक्सिस को ग्राफ जितना बार टच किया है, वही हो जाएगा उसका शून्यकों की संख्या। कितना बार टच किया है? 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन देखें। अब आगे का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। कह रहा है कि शून्यकों का योग निम्न में से चुने। शून्यकों का योग ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। और शून्यक कैसे निकालते हैं? इसका मूल निकाल दो, वही शून्यक हो जाता है। यानी कि x² - 7x + 12 = 0 करना पड़ेगा। और इसको गुणनखंड विधि, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए कैसे। x² - 3x - 4x लिख सकते हैं क्या? 4 3 12 आ जाएगा ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो -7 + 12 = 0। इन दोनों से कॉमन आएगा x, तो बचेगा x - 3 ब्रैकेट में। इन दोनों से कॉमन आएगा -4, तो x - 3 हो जाएगा = 0। एक बार x - 3 ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे x - 4 अदर ब्रैकेट में। एक बार x - 3 को अगर 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 3, और दूसरी तरफ x - 4 को 0 के साथ इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 4। यही शून्य का आया ना, 3 और 4, इसका दो शून्य क्या आया? 3 और 4। तो कह रहा है हमें क्या फाइंड करने के लिए? शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग यानी 3 और 4 को जोड़ दो, तो 3 + 4 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, 3 + 4 7 होता है, तो 7 है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है ना, a1x + b1y + c1 एंड a2x + b2y + c2, ये समीकरण युग्म हमारा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या था? याद कीजिए, आप लोग जब रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे सारा कंडीशन कि कब कब इक्वेशन का अद्वितीय हल होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और कब कोई हल नहीं होता है। तो देखिए कंडीशन क्या था इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ ना, उसी कंडीशन को हम लोग देख के याद करते हैं। तो पहला कंडीशन जो दिया हुआ है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन रहता था तो इसका एक अद्वितीय हल मिलता था। अद्वितीय हल याद आ रहा है ना, बिल्कुल सही, अद्वितीय हल होता था। दूसरा कंडीशन क्या था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता था, तीनों इक्वल होता था। तो अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल होता था, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता था इस कंडीशन में। ठीक है, तो एक और कंडीशन क्या था कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब इसका कोई हल नहीं होता था, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि रैखिक समीकरण युग्म दोनों का कोई हल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी रिलेटेड है, इसी तरह से सेम टू सेम रिलेटेड है। कैसे, देखो कह रहा है कि समीकरण युग्म जो दिया हुआ है आपके पास, उसके द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद करेगा या लंबवत होगा। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास a1 क्या दिया हुआ है 1, b1 क्या दिया हुआ है -1, c1 क्या दिया हुआ है 9। अच्छा, a2 क्या दिया हुआ है 3, b2 क्या मालूम है -2। ओके, एंड c2 क्या मालूम है 12। तो हम लोग क्या निकालेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे पहले, यानी 1 बटा 3 हो जाएगा, 1 बटा 3। फिर b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 क्या है -1 और -2, दोनों कैंसिल, यानी 1 बटा 2। फिर हम लोग c1 बटा c2 निकालेंगे, तो c1 क्या है हमारा 9 और c2 क्या है 12। 3 का टेबल से 3 3 जा 9, 3 4 जा 2, यानी 3/4 आ गया। ओके, तो कंडीशन हमें क्या मिला कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये कंडीशन मिला हमें कि a1 बटा a2 का जो वैल्यू है और b1 बटा b2 का वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या होता था, ये दोनों जब होता था, ये कंडीशन आता था, तो ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं जो होगा, है ना, जो आलेख जो निरूपित करेगा रेखाएं, वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता था। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आता था तो एक दूसरे के ऊपर होता था, यानी दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे होता था। और अगर ये वाला कंडीशन आता था जिसमें a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो उसमें दोनों रेखाएं समांतर होती थी, और दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं होता था। तो हमें क्या पूछ रहा है कि निरूपित रेखाएं कैसी होगी इन दोनों का, तो ये कंडीशन मिल रहा है ना, तो दोनों प्रतिच्छेद करेगा। देखो कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, उसका हल निकालना है। तो दो समीकरण युग्मों को हल करने का हमारे पास कितना मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, वज्र गुणन विधि बोलते हैं, और विलोपन विधि बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग सिंपली विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ देख रहे हैं y का गुणांक दोनों का सेम है, तो दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस y इज इक्वल टू 1, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x, ये दोनों कट जाएगा और ये 7 से 7 कट गया, यानी x का वैल्यू जो आया है 1 आया है। x का वैल्यू क्या मिला 1। अब यही x का वैल्यू को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मिला, यानी सेकंड ऑप्शन में हमारा 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला। तो इस तरीके से हम लोगों को जल्दी शॉर्टकट तरीके से MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकलीय प्रश्न इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को चुनना होता है, सॉल्व करके टिक करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो फटाफट से चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए जो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ओके, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस वाला है तो -2ab यानी 2 इंटू ए के बदले x, b के बदले 3 और इधर है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ओके, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 तिया 6x, फिर इधर भी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो दोनों तरफ अगर x स्क्वायर है प्लस साइन में तो काट दो। ठीक है, तो बचा क्या? बचा -6x प्लस 9, इधर से आ जाएगा इधर तो प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। -6x में से 7x जाएगा तो x बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा इक्वल टू 0। यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिला? 0। और द्विघात समीकरण का परिभाषा कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर कोई बहुपद है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। और कंडीशन क्या है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा तो इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्या? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैंने ऑप्शन जो है वो भी उसी टाइप का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी b के बदले 1, 1 का स्क्वायर 1, राइट हैंड साइड में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फिर से x स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया ना, तो ये भी ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। थर्ड वाला का बात करते हैं हम लोग, लिखा हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर है 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 2x और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो अब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर 2x चला गया, 6 प्लस 1 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 नहीं है, सेकेंड टर्म 0 हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ये इसलिए नहीं होगा, चेक कर लेते हैं इसको, देखो कैसे नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, इधर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब एक्स क्यू प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 तिया 9 तिया 27x हो जाएगा। देखो तो इसमें x का पावर 3 वाला आ गया है ना, स्क्वायर वाला इधर भी है और x का पावर 3 भी आ गया है। तो द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए? 2 घात वाला बहुपद को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें घात कितना जा रहा है? 3 आ जा रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो इसका फाइनल ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे और सही आंसर चुनेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान, समान या फिर वास्तविक नहीं होगा। तो क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के प्रकृति का मूल हम लोग उस समीकरण का विविक्त कर निकाल के करते हैं। याद है ना आप लोगों को? यस, बिल्कुल याद होगा। तो विविक्त कर कैसे निकालते हैं हम लोग? डी, यानी यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है? 1 है, b का वैल्यू क्या है? 7 है और c का वैल्यू क्या है? 6 है। देयरफॉर हम लोग विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं अंग्रेजी में, डी। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है? 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 1 है ना, c का वैल्यू क्या है? 6। तो 7 7 जा 49 माइनस 4 1 4 और 4 6 24, तो 49 में 24 जाएगा तो 25 बचेगा। देखो तो 25 है ना, और ये 25 कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना। और जब भी विविक्त कर ग्रेटर देन 0 आता है तो उसका 2 असमान वास्तविक मूल होता है, असमान भी होगा और वास्तविक होगा। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना, 2 वास्तविक और असमान मूल इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 का करते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में भी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? कि अगर ये द्विघात समीकरण का मूल समान हो, देखो मूल समान हो, यानी ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, मूल समान हो तो k का वैल्यू निकालिए। अच्छा,
तो मूल समान होता है, यानी कि डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आएगा। कभी भी द्विघात समीकरण का मूल अगर समान दिया हो तो समझ जाना कि उसका विविधकर 0 है। डी का वैल्यू 0, मतलब कि डी का फॉर्मूला b² - 4ac = 0 होगा। अब यहाँ पे b का वैल्यू में -4 है तो पुट कर दीजिए यहाँ पे -4, 4 × a का वैल्यू में 1 और c का वैल्यू में कुछ भी नहीं तो k है कांस्टेंट = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 × 16 -4k = 0। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -4k = 16 को उधर ले जाओ तो -16 हो जाएगा ना, माइनस और माइनस हो गया कैंसिल, k का वैल्यू निकालेंगे तो 16 में 4 से भागा देना पड़ेगा, 4 × 16, यानी k का वैल्यू क्या निकल कर क्या आएगा, 4। देखिए ऑप्शन में 4 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करते जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक एपी दिया हुआ है, कह रहा है उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी दिया हुआ है तो सारवंतर हम लोग को निकालना है, यानी डी निकालना है। कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी दूसरा पद है 21 और पहला पद है 24, घटा करके आएगा -3, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन में है जो एपी का 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए है 2, डी क्या होगा, डी हो जाएगा a2 - a1, यानी कि 7 - 2, यानी कि 5 मिला। 10वां पद निकालना है, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 10, n का वैल्यू दिया हुआ है 10, therefore 18 निकालना है हमें, तो क्या होता है a + 9d होता है। तो a क्या दिया हुआ है 2 + 9 × d का वैल्यू क्या निकाले हैं 5 हो जाएगा, यानी 2 + 9 = 45, 45 और 2 क्या होता है 47 होता है, यानी 10वां पद क्या होगा 47 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत कोण हमेशा बराबर होता है और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी एक ही अनुपात में होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और ये थेल्स थ्योरम का रिलेटेड क्वेश्चन। थेल्स थ्योरम यानी आधारभूत अनुपातिकता परिमेय, त्रिभुज का आधारभूत अनुपातिकता परिमेय, जिसको है ना बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, आधारभूत अनुपातिकता परिमेय। तो इसमें कह रहा है कि अगर डी समांतर है बीसी के, तो AD/DB = होगा किसके, AE/EC के। ये कंडीशन दिया हुआ है तो ये मालूम है। अब हमें क्या मालूम है, यहाँ देखो AD निकालना है हमें और BD दिया हुआ है, DB बोलो या BD, ये दिया हुआ है। तो AD नहीं मालूम है, DB दिया हुआ है 7.2, AE भी दिया हुआ है कितना 1.8 और EC भी दिया हुआ है कितना 5.4। तो हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD की तरफ जो नंबर यहाँ डिवाइड में है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी 1.8 डिवाइड में 5.4 है ना, इंटू कर देंगे इसको किससे 7.2 से। अब देखिए तो 18 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए, 18 तिया 54, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव कट गया, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव कट गया, तो दशमलव हट गई नहीं, ये 18 हो गया और ये 54 हो गया। तो 18 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 18 तिया 54 होता है। ठीक है, अब 3 से इसको भागा देंगे, 3 दूना 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौके 12, यानी आंसर मेरा क्या आ गया 2.4। तो AD का वैल्यू क्या होगा 2.4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB इतना है, AC इतना है और BC इतना है, तो बताना है कि कोण B क्या होगा। ठीक है, चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, रफ फिगर बना लेते हैं, जिसमें AB दिया हुआ है 6√3, ये AB साइड हो गया और AC मालूम है, ये हो गया हमारा AC 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एंगल B क्या होगा, है ना, ये चेक करना है हम लोग को कि एंगल B क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं सबका। ठीक है,
इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 6 36 और √3 का स्क्वायर 3, 3 6 18 का 8 में 3 3 और 1 10, 108 आया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, आप इंटू करके आप चेक कर लीजिएगा। तो अब क्या करना है, इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा दो लोगों को जोड़ने पर तीसरा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 108 और 36 को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना, 144, इसके बराबर आ जा रहा है। यानी कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो AC का स्क्वायर के बराबर मिल रहा है। यानी AC हमारा क्या हो गया, कर्ण, और AC के सामने वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री। AC के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि कोण B का वैल्यू क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। सपोज कीजिए एक बिंदु A है 2,3 और दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 4,1। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकालना है, यानी कि हमें AB निकालना है। तो दूरी सूत्र से हमें AB कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है हमारा 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट हो गया 8। रूट के अंदर क्या मिला 8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2। कैसे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 दूनी 8 मिल जाएगा। यानी 2√2 मात्रक होगा, 2√2 मात्रक। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दूरी सूत्र से संबंधित ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि दो बिंदु है, उसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का अनुपात क्या होगा। तो मध्य बिंदु का अनुपात निकालने के लिए ये दोनों बिंदु के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के भागा दे दो। यानी ये हो जाएगा हमारा 2 + 4/2 कॉमा 5 + 7/2, 5 + 7/2। तो पॉइंट हमारा क्या मिलेगा, 4 + 2 6 यानी 6/2, 7 5 12/2 और भागा दीजिए 2 से, 2 3 6, 2 6 12 यानी पॉइंट मिला 3,6। देखिए तो 3,6 है, यस, ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ABC 3 त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो याद होगा आप लोगों को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 है ना, बड़ा ब्रैकेट x1 होता है शुरू में, फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है, फिर होता है y3 माइनस y1। ठीक है, सीरियल में जाता है 1 2 3 फिर 2 3 1 और फिर होता है x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। 3 के बाद फिर 1 और 2 आ जाएगा ना। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो पहला x1 फर्स्ट वाला पॉइंट जो हमारा है वो x1 हो गया यानी 0, और y2 हो गया 0 - 6 प्लस x2 क्या है, x2 में है 5, फिर y3 6 - 0 प्लस x3 क्या है 0 है, x3 क्या है 0 और y1 माइनस y2 0 - 0। तो देखिए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, तो यहाँ पर कुछ भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। तो बचा सिर्फ क्या, यही वाला बचा ना, यानी 1/2 ब्रैकेट में बचा है क्या 5 × 6। ठीक है, यानी 1/2 5 6 होता है 30 और 2 से भागा देंगे तो 15। कितना आ गया, 15 वर्ग मात्रक। 15 वर्ग मात्रक। देखिए तो ऑप्शन में 15 वर्ग मात्रक है, 15 वर्ग मात्रक, ये था ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये त्रिभुज से रिलेटेड निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये दिया हुआ है हमारे पास क्या कि साइन ए का वैल्यू बोल रहा है कि 3/5 है।
साइन का फॉर्मूला याद कीजिए तो क्या होता है, P बटा H होता है, P बटा H होता है। यानी P का वैल्यू और H का वैल्यू मालूम है, तो B का वैल्यू कैसे निकलता है, B का वैल्यू निकलता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर से, ठीक है। तो H का वैल्यू क्या है 5, 5 5 25, P का वैल्यू क्या है 3, 3 दिया 9, यानी 25 में से 9 घटा देंगे, तो 25 में 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो B का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें निकालना है क्या tan A, तो tan का फॉर्मूला याद कीजिए तो होता है P बटा B, तो P का वैल्यू दिया हुआ है ना 3 और B का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 4, तो 3 बटा 4 हो जाएगा आंसर। देखिए 3 बटा 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन देखा। आगे 10 क्वेश्चन भी और बचा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 है, तो एंगल a का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके, अगर हम इसको वैसे लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/2, कि 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा ना, यस। तो अब इसको वैसे लिख सकते हैं sin a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और सिर्फ अगर हमको साइन ए निकालना हो तो स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट हैंड साइड के आकर के रूट बन जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू कितना डिग्री पे साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सही समझ रहे हैं आप लोग, साइन 45 में होता है, साइन 45 में। दैट मीन्स कि a इज इक्वल्स टू 45 होगा, दैट मीन्स एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या होगा 45, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है ये क्वेश्चन, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए cos 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री, ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए या तो cos को साइन में बदल देते हैं या साइन को cos में बदल देते हैं, ठीक है। तो cos 48 डिग्री है माइनस साइन, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में 48 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 डिग्री मिल जाएगा ना, यस मिल जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा हमें cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, और थीटा के बदले हमारा क्या है 48 डिग्री, तो cos 48 डिग्री प्लस में cos 48 डिग्री माइनस में 0 आया आंसर, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिकोणमिति से रिलेटेड, यानी कि ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड, यानी चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, सपोज करो कि ये मीनार है हमारा, ए बी क्या है ये मीनार है, ठीक है। इसके पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु सी से, मान लिया लोग सी से मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। मीनार के शिखर का यूनियन कोण, यहाँ से जब मीनार को देखता है तो इसका यूनियन कोण मिल रहा है कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई हमारा P है और ये आधार हमारा P मालूम है, तो हमें क्या निकालना है P और B का रिलेशन लेना पड़ेगा। तो P और B रिलेशन क्या देता है tan थीटा देता है, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय B, और P हमारा क्या है यहाँ पे मीनार की ऊंचाई है और B हमारा क्या है 30 है, और थीटा क्या मालूम है हमें tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू AB निकालना है हमें, और BC क्या है 30, ओके। tan 30 का वैल्यू 1/√3, दिस इज इक्वल टू AB बाय में 30। अब हम AB का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो जो इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/√3। तो √3 से इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी हर का परिमीकरण कर देंगे, तो 30√3 बटा हो जाएगा 3, और 3 दहा के 30, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3√3, 10√3, ओके। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार तो 30 कट जाएगा, यानी 10√3। ऑप्शन में हमारा क्या है 10√3,
ये देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। एक वृत्त में देखो तो अगर ये बिंदु पर ले तो एक स्पर्श रेखा होगा, ये बिंदु पर, यहाँ पे लेंगे फिर से स्पर्श रेखा, यहाँ से भी स्पर्श रेखा, यहाँ से भी, इस बिंदु पर भी, यानी सर्कल पे जितना पॉइंट है उतने स्पर्श रेखा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि किसी वृत्त के किसी खास बिंदु पे कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो किसी खास पॉइंट पे हम लोग सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी बिंदु का बात नहीं हो रहा था, कह रहा था एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एक फिगर गिवन है, एक चित्र दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है टी क्यू और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता है ना, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और एंगल POQ ये दिया हुआ 110 डिग्री। तो कह रहा है एंगल PTQ निकालिए, PTQ ये एंगल हमें फाइंड करना है कि क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए, तो अगर देखा जाए गौर से यहाँ पे तो OPTQ चतुर्भुज हो गया ना, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, यानी ये P 90 डिग्री, दूसरा कोण 90 डिग्री, तीसरा कोण 110 डिग्री, और ये चौथा कोण जो निकालना है हमें PTQ, एंगल PTQ सब मिला करके 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना, चारों एंगल मिला करके 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180, उसमें जोड़ दो 110 को, प्लस एंगल PTQ को निकालना है, विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल PTQ अगर निकालेंगे तो 360 डिग्री में दोनों को जोड़ के घटा दो, तो 0 का 0, 8 1 9, 1 1 2, 290 डिग्री घटाओ, 16 में 9 गया तो 7, 2 में से 2 70 डिग्री। PTQ क्या आ रहा है? 70 डिग्री। देखो तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो कह रहा है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r निकालना है। ठीक है, देखो तो 2π और पाई कैंसिल हो गया, एक r इधर वाला एक r इसको काट दिया, यानी 2 इधर बचा और इधर r, यानी त्रिज्या क्या मिला? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या मिल गया? 2 मात्रक, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ था, 2 मात्रक। ठीक है, तो 2 मात्रक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या कह रहा है। 27 में कह रहा है कि एक घोड़ा को बांध दिया गया है ना, किसी घास के मैदान में, 7 मीटर लंबा रस्सी है उसका। अगर ये मैदान है और घोड़ा को हम बांध देंगे, है ना, मैदान में बांध देंगे, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा है। अगर यहाँ पर हम बांध देंगे तो 7 मीटर, तो 7 मीटर ये पूरा चल सकता है ना इधर घूम करके, पूरा ये 7 मीटर तक। तो ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो घोड़ा घास कहाँ चलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी होता है πr²। तो 22/7 इंटू r का वैल्यू 7, इनमें 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 मीटर स्क्वायर एरिया तक घास चर सकता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक का देखा सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा कमरे में रखा जा सकता है। तो किसी कमरे में अगर हमको बांस को रखना है तो कोना कोनी रखना पड़ेगा ना। सपोज करो ये हमारा कमरा है, एक हम कमरा बना रहे हैं, इस तरह का कमरा है। ठीक है, ये इसका दरवाजा इधर से, ठीक है, ये दरवाजा है कि कमरा में हमको जो रखना पड़ेगा बांस को, तो कोना कोनी में रखना पड़ेगा ना। इस तरह का बांस होगा, यहाँ से इस तरह से तिरछा रखेंगे या तो इस तरह से तिरछा रखा जाएगा। ठीक है, कोना कोनी ही रख पाएंगे। तो उसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है? तो क्या करेंगे, ये मैक्सिमम लेंथ यानी डायमीटर निकालना है इसका। तो वो निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाता है, जो लेंथ है उसका स्क्वायर, जो ब्रेथ है उसका स्क्वायर और जो हाइट है उसका स्क्वायर कर देते हैं।
तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 12 में 144 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 8 8 जा 64, सबको ऐड कर दीजिए। तो 4 1 5 4 9 हो गया, 6 8 14 14 और 8 सॉरी 14 और 4 18 का हाथ में 1 1 1 2 289 और आई थिंक ये 17 का है, ये 17 का क्यूब है, स्क्वायर है, 17 का वर्ग है 289 यानी 17 मीटर, यानी 17 मीटर लंबा बांस होगा। तो वो रूम में रखा जाएगा तिरछा तिरछा कोना कोनी करके। तो 17 इसमें आंसर है, ये रहा आंसर है इसमें। अब कह रहा उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या करते हैं, से कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। उच्च सीमा लेंगे ना तो से कम प्रकार का त्वरण कहलाएगा, और निम्न सीमा लेंगे तो से अधिक प्रकार का त्वरण कहलाएगा। ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखिए तो फर्स्ट वाला है 2/5 यानी 2 आउट ऑफ 5 हो सकता है। 1.5 का मतलब हुआ कि 15/10, 5 3 15 5 दूनी 10 यानी 3/2। और सी में है 15%, इसका मतलब हुआ 15/100 यानी 5 3 15 5 20 यानी 100 यानी 3/20, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि नहीं, 3/20। अब ये क्या है, पॉइंट में 0.72, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 72/100, 72/100। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो कह रहा कौन नहीं हो सकता है ना, क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन नहीं हो सकता है प्रायिकता। तो नहीं होने के लिए एक तुम्हारा 2/5 1.5 माइनस वाला जो होता है ना वो नहीं होता है। 1.5 3/2 देखो, ये टोटल 3/2 ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। सब में देखो ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है, नीचे वाला से ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाला से बड़ा होता है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी, क्योंकि इसमें क्या रहा है, ऊपर वाला बड़ा आ जा रहा है, नीचे वाला छोटा हो जा रहा है। तो जो भी प्रायिकता होता है उसका नीचे वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ऊपर वाला हमेशा कम होगा। तो इसमें क्या आ रहा है, बड़ा आ जा रहा है। तो यही है कि किसी का प्रायिकता ये नहीं हो सकता, बाकी सब पॉसिबिलिटी है। तो ये था हमारा आज का MCQ क्वेश्चन। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सचमुच में वीडियो पसंद आया है तो लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके शेयर करने से और लाइक बटन दबाने से हमें ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके सामने वीडियो को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।